जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके पूछा जाता है उसी का एक पार्ट था। स्थल मंडल, जो कि पृथ्वी की संरचना, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप एवं उनसे निर्मित स्थल। ठीक है, इसी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर थे और ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। ये है साथियों पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, मार्बल किसका कायांतरित रूप है? शेल, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट है अवसादी शैल, वितलीय शैल, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, क्या है? तो डोलोमाइट एक अवसादी शैल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? WM डेविस, GK गिलबर्ट, जे हटन, JW पावेल। तो जे हटन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सैल, बलुआ पत्थर। तो ग्रेनाइट में, किसमें? ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, ज्वालामुखी। तो अवसादी, ठीक है, अवसादी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक अवसादी शैलें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आग्नेय आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, पातालीय। तो अवसादी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? ग्रेनाइट, नाइस, फ्यूमिस, बेसाल्ट। तो नाइस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदी डेल्टा में कौन एक पक्षी पंजा डेल्टा का उदाहरण है? गंगा डेल्टा, नील डेल्टा, मिसिसिपी, राइन डेल्टा। तो मिसिसिपी आपका राइट आंसर होगा। शैल के रूपांतरण से बनने वाली शैल है स्लेट, संगमरमर, नीस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्लेट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? माने अध्ययन है। शैलों का, पशुओं का, वनस्पतियों का, मौसम का। तो शैलों का। ठीक है, शैलों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है? हाइक, सिल, लापोलिथ, बायोलिथ। तो लापोलिथ कहलाता है। ठीक है। अत्यधिक गहरी परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं? लैकोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, बैथोलिथ। तो बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है, बैथोलिथ आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? अल्पलाइचियन, हिमालय, यूराल, फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, इटली। तो इटली आपका राइट आंसर होगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है और यह सक्रिय ज्वालामुखी की एक बेल्ट है। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो पैसिफिक रिंग जो है
पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, ये गलत कथन है। ठीक है, बाकी तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी, सीडर शंकु ज्वालामुखी, काल्डेरा ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी। तो काल्डेरा ज्वालामुखी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद, प्रशांत। तो प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? मध्य महाद्वीप, प्रशांत महासागरी, मध्य अटलांटिक, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो परिप्रशांत महासागरी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा माना जाता है अपनी मात्रा और पर चिन्ह की दृष्टि से? ओजोस डेल सलाडो, माउंट वेसुवियस, तामू मैसिफ, मौना लोआ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है तामू मैसिफ। ठीक है, तामू मैसिफ आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पीली, इटली का वेसुवियस, सिसिली का स्ट्रॉम्बेली, मैक्सिको का पेराक्यूरिन। तो सिसिली का स्ट्रॉम्बेली। ठीक है, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं यूरोप, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो प्रशांत महासागर। ठीक है, अपनति एंटीक्लाइन तथा अभिनति सिक्लाइन साधारणतः कहाँ पाए जाते हैं? वलित क्षेत्रों में, भ्रशित क्षेत्रों में, ज्वालामुखी क्षेत्रों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वलित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प। तो जल वाष्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विनाशकारी ज्वालामुखी है वेसुवियस तुल्य, पिलियन तुल्य, स्ट्रॉम्बेली तुल्य और हवाई तुल्य। तो पिलियन तुल्य राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भू विवर्तनिका आपदा एक उदाहरण है? ज्वालामुखी उद्गार, बाढ़, सुनामी, बादल का फटना। तो ज्वालामुखी उद्गार राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, एकांकागुआ, क्राकातोआ, एटना। तो एकांकागुआ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का, अलास्का का, इटली का, जापान का। तो हवाई द्वीप आपका राइट आंसर होगा। ओल्ड फेथफुल है हवाई में एक ज्वालामुखी, एशिया में एक पर्वत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक उष्णोष्ण या गीजर, फ्रांस में एक नगर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक उष्णोष्ण या गीजर। ठीक है, अगला प्रश्न है, काल्डेरा का संबंध किसके साथ है? हिमनद अपर्दन, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, नदी के कार्य। तो ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी के साथ संबंध है काल्डेरा का। अगला प्रश्न है, पिडमांड मैदान द्वारा बने हैं। जो पिडमांड मैदान है, पवन, ग्लेशियर, नदी, भौमजल। तो नदी। ठीक है, पिडमांड मैदान नदी द्वारा बने हैं। अगला प्रश्न है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं?
ज्वालामुखी शंकु, काल्डेरा, ज्वालामुखी गर्भ या इनमें से कोई नहीं? तो उसे काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काल्डेरा। निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंपी यंत्र पर अंकित होती है? पी, एस, एल या सभी एक साथ? तो पी। ठीक है, पी जो भूकंप तरंग होती है वो सबसे पहले भूकंपी यंत्र पर अंकित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? वेसुवियस इटली, इरेबस अलास्का, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, माउना लोआ हवाई द्वीप। तो इरेबस अलास्का सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं और इरेबस अलास्का सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है इरेबस अलास्का। अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? कास्मिक तरंगे, भूकंपीय तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भूकंप मूल। ठीक है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? 1 से 15, 1 से 5, 1 से 7, 1 से 12। तो 1 से 12। ठीक है, 1 से 12 आपका राइट आंसर होगा। फनी एक प्रकार का था? ध्रुवीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, मध्य चक्रवात, अनुवीय चक्रवात। तो फनी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? टुंड्रा, चूना क्षेत्र, मैदानी, मरुस्थल। तो वो किस में पाए जाते हैं? चूना क्षेत्र में। ठीक है, चूना क्षेत्र आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपी तरंगे हैं? प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सतही तरंगे या ज्वारीय तरंगे? तो प्राथमिक तरंगे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? मध्य केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र, अंतः केंद्र। तो उसे उत्केंद्र कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये ध्वनि तरंगों जैसे होती हैं, ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती हैं, ये गैसी तरल और ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती हैं, और ये तेजी से गति करती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो कौन सा कथन इसमें गलत है? तो ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती हैं, ये कथन गलत है। बाकी ये ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, बिल्कुल सही है। ये गैसी, तरल और ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती हैं। ठीक है, केवल ठोस में नहीं, ये तीनों में होकर गमन करती हैं और ये तेजी से गति करती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार माने चापाकार डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी, गंगा, नील, हडसन। तो नील नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितनी भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? 3, 4, 5, 6। तो 3। ठीक है, 3 स्टेशनों की आवश्यकता होती है। भूकंप को यह भी कहा जाता है टीचर, कंपन, टेम्पर, इसमें से कोई नहीं। तो भूकंप को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कंपन के नाम से। ठीक है, कंपन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप का संबंध सामान्यतया किससे होता है? परपट संधि, फाल्ट, परत आधार, चट्टान। तो फाल्ट से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ही समय में
कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। सहभूकंप रेखाएं हिमोसिस्मल लाइंस, भूकंपन रेखाएं सिस्मो लाइंस, सहभूकंपन रेखाएं कोसिस्मल लाइंस और समभूकंपन रेखाएं आइसोसिस्मल लाइंस। तो सहभूकंप रेखाएं होमोसिस्मल लाइंस, ठीक है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को सहभूकंप रेखाएं या होमोसिस्मल लाइंस कहते हैं। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? वह भाग जहां से भूकंप का उद्गम होता है, वह बिंदु जो ज्वालामुखी प्रणव होता है, वह बिंदु जहां से भूकंपी तरंगों की तीव्रता घट जाती है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो जो भूचाल का केंद्र होता है वह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः होता है सुस्थिति गति, समस्थित समायोजन, पृथ्वी की प्लेटों का संगठन, ज्वालामुखी विस्फोट। तो पृथ्वी की प्लेटों का संगठन, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, बोफोर्ट पैमाना, रिएक्टर पैमाना या विकर्ण पैमाना? तो रिएक्टर पैमाना, ठीक है, का राइट आंसर होगा। बहुत ऊंचाई पर बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है, क्या कहते हैं उसे? हिमस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी या तूफान? तो उसे हिमस्खलन कहते हैं, ठीक है। हिमस्खलन कहते हैं बहुत ऊंचाई पर जब बर्फ का एक बड़ा ढेर हो जाता है तो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है, हिमस्खलन, ठीक है। मृदा अपरदन को किससे रोका जाता है? पक्षियों की संख्या घटाकर, वन रोपण द्वारा, वनस्पति हटाकर, अतिचारण द्वारा? मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लैगून, अलवण झील, ज्वालामुखी झील, कार्स्ट झील? तो ज्वालामुखी झील आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है गर्म क्षेत्र, लाल भूभाग क्षेत्र, लैटरी क्षेत्र, ध्रुवों के निकट का क्षेत्र? तो लाल भूभाग क्षेत्र, ठीक है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लाल भूभाग। अगला प्रश्न है, द्रव चालित क्रिया जिस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है उसे क्या कहते हैं? प्रवाही जल, पवन, हिमनदी, इनमें से कोई नहीं? उसे प्रवाही जल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है ऊंचे पर्वतों में, उप उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में, हिमनदित क्षेत्रों में, तटीय कटिबंध में? तो हिमनदी क्षेत्रों में, ठीक है, हिमनदी क्षेत्रों में। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो नदी घाटियों में दिखाई पड़ती हैं, पर्वत शिखरों पर दिखाई देती हैं, तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। तो मरुस्थलों में दिखाई देती हैं वही होती हैं छत्रक शैल, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षोभ, भूपर्पटी की परतों का समायोजन, शैल तंत्र का टूटना, शैलों का ऊपर उठना? तो भूपृष्ठ में विक्षोभ, ठीक है। सुनामी क्या है? सुनामी? ज्वारी तरंगे, तटीय लहरें, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे, स्वच्छ जलधारा? तो वो है भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं सुनामी। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? लैटिन, चाइनीज, जापानी, हिब्रू? तो वो जो है जापानी शब्द है। अगला प्रश्न है, सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? सर्ज, स्वेल, शेष, सुनामी? तो वो है सुनामी नाम से जानी जाती हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है, पी और एस तरंगों का संबंध है भूकंप से, महासागरीय धाराओं से, विकिरण से, ज्वारभाटा से। तो वो है भूकंप से। ठीक है, पी और एस तरंगें भूकंप से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग कोर से गुजर सकती है? पी, एस, पी तथा एस, एस तथा एल। तो पी तथा एस जो है ना, वो पृथ्वी के केंद्र का जो भाग कोर होता है उससे गुजर सकती है। अगला प्रश्न पर्वत, पठार और घाटी एवं मैदान से होगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न आएंगे पर्वत, पठार, घाटी एवं मैदान से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आमतौर पर मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 600, 1000, 500, 800। तो 600, आमतौर पर 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? होम्स द्वारा, जोली द्वारा, वेगनर द्वारा, जेफरीज द्वारा। तो जेफरीज द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? ब्राजील पठार, प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत पठार, अरब पठार। तो तिब्बत पठार। ठीक है, तिब्बत पठार आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? नाइजर डेल्टा, मैकेंजी डेल्टा, ओब डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा। तो नाइजर डेल्टा। ठीक है, चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी परिणाम है संवहन का, भ्रशन का, नापे का, वलन का। तो भ्रशन का उदाहरण है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है भारत की नर्मदा घाटी, दक्षिणी कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जॉर्डन नदी की घाटी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी। तो जॉर्डन नदी की घाटी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को, क्या यहाँ पे धंसे हुए भाग लिखिए, धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? कंदरा, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? खंड पर्वत, ज्वालामुखी, भ्रंश पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो उसे खंड पर्वत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? यूरोप में आल्पस, एशिया में अरावली, अफ्रीका में एटलस, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। तो एशिया में अरावली। ठीक है, एक अल्पाइन पर्वत नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण देना है। राकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्पस पर्वत, आम्प्लेशियन पर्वत। क्या होगा? तो एंडीज पर्वत। ठीक है, मोड़दार पहाड़ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं? नवीन वलित, जटिल वलित, सरल वलित, प्राचीन वलित। तो प्राचीन वलित। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? पर्वत है, इधर पठार देश है। किलिमंजारो चिली, एल्ब्रुज थाईलैंड, उपकाकर गुआ कनाडा का है, और माउंट किनाबालू जो है पर्वत है वो मलेशिया। तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो माउंट किनाबालू मलेशिया से संबंधित है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है माउंट किनाबालू मलेशिया। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत स्थित है केन्या में, सोमालिया में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में। तो वो तंजानिया में। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट रेनर वाशिंगटन, माउंट शास्ता कैलिफोर्निया, माउंट मैकेंजी कनाडा, माउंट देनाली ओहायो।
तो माउंट देनाली ओहायो आपका गलत आंसर है, क्योंकि सुमिलित नहीं है यही, बाकी तीनों सही हैं। माउंट रेनर वाशिंगटन, माउंट शास्ता कैलिफोर्निया और माउंट मैकेंजी कनाडा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मरुस्थलों में से किसमें होगर एवं टिबेस्टी पर्वत अवस्थित है? अटाकामा, सहारा, कलाहारी, पेटागोनिया। तो सहारा आपका राइट आंसर होगा। संसार की छत कहा जाता है हिमालय पर्वत को, राकी पर्वत को, मैक्सिको पर्वत को, पामीर पठार को। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पामीर पठार को। ठीक है, संसार की छत कहा जाता है। पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन। तो क्या है? पशुपालन है। ठीक है, पशुपालन आपका राइट आंसर होगा। यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चुकंदर, कपास, मक्का, तंबाकू। तो वह तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोल्डर मैदान पाए जाते हैं नीदरलैंड्स में, गंगा के मैदानी भाग में, श्रीलंका में, अंटार्कटिका में। तो वह नीदरलैंड्स में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पंपास तथा स्टेपिच हैं मध्य अक्षांशी घास के मैदान, निम्न अक्षांशी घास के मैदान, उच्च अक्षांशी घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्या होगा? तो मध्य अक्षांशी घास के मैदान है पंपास तथा स्टेपिच। ठीक है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। तो वह पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमिलित नहीं है? कंपोज ब्राज़ील, सेल्वा पराग्वे, लानोस वेनेजुएला, ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना। तो सेल्वा पराग्वे ये स्थित नहीं, बाकी कंपोज ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला, ग्राना चाको उत्तरी अर्जेंटीना ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटाइन एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है पंपास के नाम से, प्रेरीज के नाम से, सवाना के नाम से, वेल्ड के नाम से। तो वह पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? प्रेरीज, सवाना, पंपास, स्टेपिच। तो उसे प्रेरीज के नाम से पुकारते हैं। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं प्रेरीज, डाउन्स, पंपास, स्टेपिस। क्या कहलाते हैं? तो वो पंपास कहलाते हैं। ठीक है, पंपास आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आएंगे, नदी प्रपात एवं झील से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, नदी प्रपात एवं झील से संबंधित प्रश्न अब आएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? बर्लिन, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट। तो कौन से शहर हैं जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं हैं? तो बुडापेस्ट और बेलग्रेड, बुडापेस्ट और बेलग्रेड ये दो शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं हैं। बाकी बर्लिन और बुखारेस्ट नदी के किनारे स्थित है, माने डेन्यूब नदी के किनारे। तो आपका सही आंसर 2 और 3 होगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है भ्रंश घाटी, जालोड़ पंख, वलन, क्रेटर। तो भ्रंश घाटी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, गहरी नदी है, लंबी नदी है या छोटी नदी है? तो लंबी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेन्यूब यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। यह निम्नलिखित किन देशों से होकर बहती है? ऑस्ट्रिया एवं बुल्गारिया, हंगरी एवं चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया एवं रूस और उपरोक्त सभी। तो ऑस्ट्रिया एवं बुल्गारिया से होकर बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? नाइजर, नील, अमेजन, कांगो, जायरे।
तो कांगो जायरे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? ओरोनिको, टेनेसी, रियो ग्रांडे, कोलोरेडो। तो रियो ग्रांडे, ठीक है। वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है हिमानी द्वारा, परिस्मानी द्वारा, नदी द्वारा, सागरी तरंगों द्वारा। तो नदी द्वारा, ठीक है। वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है। नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए, ठीक है। लंदन टेम्स नदी, और पेरिस जो है सीन नदी, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी, और दिल्ली यमुना नदी। तो कौन तटीय नगर हैं जो नदी से जोड़ नहीं बनाते हैं, वो बताना है। तो न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी ये जोड़ नहीं बनाते हैं, ये तटीय नदी नहीं है न्यूयॉर्क की। बाकी लंदन टेम्स नदी, पेरिस सीन नदी और दिल्ली यमुना नदी ये आपका सही जोड़ा है। बाकी न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी ये गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, उपरोक्त किसी में नहीं। तो उपरोक्त किसी में नहीं नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। अब कौन से नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है, आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड। तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापा का डेल्टा, पंजा का डेल्टा, रुडंत डेल्टा, अग्रवर्धी डेल्टा। तो चापा का डेल्टा, ठीक है, नदी डेल्टा, नील नदी डेल्टा है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरब सागर। और काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर। बताइए, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो जो पश्चिम से पूर्व का जो सही क्रम है वो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? डेन्यूब, वोल्गा, फुरात, दजा। तो डेन्यूब नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है? पठार, स्थल डमरूमध्य, प्रायद्वीप, वितरिका। तो उन्हें वितरिका कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी, नाइजर, बुरवन, नील। तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। झीलों के अध्ययन को कहते हैं? टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी। तो उसे निम्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? राइन, रोन, डेन्यूब, वोल्गा। तो वो है वोल्गा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपक्षय और अपवर्तन से संबंधित प्रश्न है, 8-10 प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमण प्रक्रिया है? निक्षेपण, पटल विरूपण, ज्वालामुखीता, अपरदन। तो अपरदन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? विलयन, ऑक्सीकरण, कधनीकरण, संक्षारण। तो संक्षारण आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, आग्नेय। तो ग्रेनाइट आपका राइट आंसर होगा। अपदलन है जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैव रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय।
तो वो भौतिक अपक्षय है अवदलन। अपने ही स्थान पर सेलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है अपक्षय। अपर्दन, भूस्खलन, साधारण भूस्खलन तो अपक्षय कहलाती है। ठीक है। अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है कहलाती है ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलीय संलयन, जल योजन, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री लहरें, भूकंप, तो उसे समुद्री लहरें। ठीक है। ढाल पतन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? एल सी किंग, ए वुड, डब्ल्यू पैंक, डब्ल्यू एम डेविस, तो उसे डब्ल्यू एस डेविस कहा जाता है। डब्ल्यू एस डेविस ने ढाल पतन मॉडल का प्रतिपादन किया। ठीक है। अगला प्रश्न, डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 1, 2, 3 या 4? तो उन्होंने 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है डेविस ने अपर्दन चक्र की। ठीक है। अगला प्रश्न है, रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है? नदी का जल प्रवाह, सुरंग द्वारा जल विद्युत हेतु जल लेकर और फिर नदी को बहने देना, नदी खनन नीति, जल संग्रहण क्या है? तो सुरंग द्वारा जल विद्युत हेतु जल लेकर और फिर नदी को बहने देना, यही होता है रन ऑफ द रिवर तकनीक। ठीक है। तो साथियों, ये थे आपके टोटल 218 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में करवाए हैं और 118 क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो यहीं से ये स्थल मंडल का चैप्टर समाप्त होता है, ये टॉपिक समाप्त होता है स्थल मंडल का। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।